आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें एनटीपीसी वाले अभ्यर्थी बहुत परेशान चल रहे हैं। कई एक कारण है। सबसे पहले कारण ये होता है कि बोर्ड का कैसे सिलेक्शन करें और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को डालें ताकि मेरा रिजल्ट हो जाए। और बोर्ड और ये दोनों यदि सही रहता है तो आपका रिजल्ट 100% होगा। यदि आपका डिग्री लड़ गया है, लड़ने का अर्थ हुआ कि कोई आपका अन्य डॉक्यूमेंट्स है और अन्य जो सेशन में पढ़े हैं उसी सेशन में कोई अन्य डिग्री लिए हैं तो क्या होगा। एक एक करके जो जो लूप होल है यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चूंकि मेरे साथ नवीन सर हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है रेलवे को लेकर। पूरे देश में देखिएगा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे प्लेटफॉर्म के कोई विद्यार्थी काम करते हुए ना मिले। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इसमें मैटर है। सबसे बड़ा एज को लेकर भी होता है, उसके बाद एज में छूट भी दिया गया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे क्रीमी लेयर के हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, एनसीएल वाले हो गए, उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए पोस्ट वगैरह सब कुछ को लेकर, ताकि ये वीडियो बच्चे देखें और इसके अनुसार करें तो उनका थोड़ा सा बोझ कम हो, सिलेक्शन में उनके लिए बेनिफिट हो। शुरुआत से सर जैसे सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि 14 से फॉर्म भराया जाएगा। इसमें दो तरह का पोस्ट है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल +2 लेवल का। तो फॉर्म भरने में किन किन बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी है, और एक्स्ट्रा भी कुछ बातें ऐसी होती है जिसकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। तो शॉर्ट में हम उसको बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो वैकेंसी पिछली बार थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर देना चाहते हैं कि 35,277 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, लेकिन 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। 1.25 करोड़। अब सवाल ये उठता है कि इस वैकेंसी में इतनी भीड़ क्यों, बड़ा सा सवाल है। तो आप देखेंगे कि इसमें रेलवे ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और भी जो 4-5 तरह का पोस्ट है, रेलवे का सबसे बेहतरीन पोस्ट में से है, सबसे बेहतरीन पोस्ट में। हाँ, इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट में भी पोस्ट है वो भी बेस्ट पोस्ट माना जाता है। इसलिए जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, या अदर स्टेट लेवल कमीशन की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, रेलवे वाला तो होगा ही होगा। कहने का ये मतलब है कि किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, लेकिन पोस्ट इतना वैल्यूएबल है, इतना बेहतरीन पोस्ट है कि बच्चों को खींच लेती है। क्योंकि बेरोजगारी की भी जो स्थिति बनी हुई है, जो चरम पर है, तो वो भी एक बड़ा सा कारण है अट्रैक्शन का। तो अब सवाल उठता है कि अब छात्र क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो ओबीसी या फिर जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट देना है, एक तो भारत सरकार के फॉर्मेट पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप बिहार के हैं, अदर स्टेट के हैं, दो तरह का फॉर्मेट होता है। एक स्टेट लेवल अलग फॉर्मेट होता है, सेंट्रल का अलग फॉर्मेट होता है। हालांकि रेलवे इसमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 करके दी हुई है। एनेक्सर 1 जाति प्रमाण पत्र जो कि SC ST वगैरह के लिए होता है, और एनेक्सर 2 ओबीसी के लिए होता है, जो क्रीमी लेयर का, आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो और दूसरा ओबीसी सर्टिफिकेट या कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट, SC ST ओबीसी सर्टिफिकेट जब आप बनाते हैं तो वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, और इसका जो लास्ट डेट हो रहा है उसके पहले का होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम टिक लगा दिए और जा करके जब ये वैकेंसी का डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बनवाएंगे, तब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसी परिस्थिति में क्या होगा, आपको रिजेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन आपको UR कैटेगरी में धकेल देगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ओबीसी में 2 तरह की बातें होती है, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। अगर 8 लाख एनुअल इनकम से कम आपका है तो जाकर के आपका NCL बनता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और अगर आपका उससे ऊपर का इनकम है आपके फादर का, तो आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बन जाता है। और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है, जब आप क्रीमी लेयर वहां पर सबमिट करेंगे तो जो UR आरक्षण का लाभ सीधा आप समझिए कि आपको नहीं मिलना है। अगर एज रिलैक्सेशन की भी बातें होती है कैटेगरी में, तो उसका भी लाभ आपको नहीं मिलना है। जो भी रिजर्वेशन के लिए रूल लागू है उसका लाभ आपको नहीं मिलना है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, जब तक नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगे तभी तक पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपका जैसे इसमें एज 2 तरह का दिया गया है,
कि जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है उसमें 18 से 36 साल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है 18 से 33 साल का है, जबकि रियल में 18 से 33 रहता है और 18 से 30 रहता है। लेकिन कोरोना का हवाला देकर के इतना बड़ा जो छात्र का प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके कारण से 3 साल एज का ग्रेस दिया गया है। तो अगर इससे ऊपर अगर आप आरक्षण का, अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाते हैं, यानी कि 18 से 33 साल से ऊपर आपका एज हो रहा है, अगर ओबीसी, एससी, एसटी या किसी खास कैटेगरी से बिलोंग, ईडब्ल्यूएस, किसी खास ईडब्ल्यूएस नहीं, इधर हाँ जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, तो अगर इस तरह के कंडीशन से आप बिलोंग करते हैं, तो उस परिस्थिति में आपके कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है सिर्फ आप उसी पे फाइट करते हैं, यूआर कैटेगरी की वैकेंसी पे फाइट आप नहीं करते हैं। दूसरा एक और कंडीशन इसमें होता है कि अगर आप जैसे एग्जाम दिए तो सीबीटी 1 में अगर बेहतर मार्क्स के साथ आप नहीं पास करते हैं, सिर्फ अपने कैटेगरी में ही पास करते हैं, तो सीबीटी 2 में आपका कितना भी बेहतर परफॉर्मेंस आपका रह जाए तो उसका लाभ आपको नहीं मिलना है। सिर्फ आप अपने कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, यूआर कैटेगरी का सीट आप में ऐड नहीं होगा। तो इन बातों की भी जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। सर तो एक और सवाल होता है, एक फी का मामला होता है, 250 रुपया लग जाता है, ये बहुत बड़ा ये चीज होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस में दो तरह की बातें होती है। तो एक तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको जो उनका जो ईडब्ल्यूएस बनता है, तो वो अलग मैटर आपका हो गया, वो 10% स्पेशल रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। लेकिन एक होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, जैसे 500 रुपया फी लगना है तो आपको 250 रुपया ही फी लगता है। लेकिन कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि उसमें एनुअल इनकम आपका 50,000 से कम होना चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए। तो कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 250 रुपया बचाने के चक्कर में उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉर्म तो डाल देते हैं, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो पता चलता है कि 50,000 से कम का अब सर्टिफिकेट ही बनना बंद हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में आपके साथ भारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए चंद पैसे को बचाने के लिए आप इस तरह का काम ना करें। आप जनरल जो फॉर्मेट है उसी पर फॉर्म डालें। 500 रुपया जरूर लगेगा, लेकिन बाद में भविष्य में कभी दिक्कतें आपको नहीं होगी। इसके बाद सबसे मूल चीज होता है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं, कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि इससे पहले आईटीआई कर रखे थे, आईटीआई के आधार पर उन्होंने एएलपी भरा, टेक्नीशियन भरा, भविष्य में ग्रुप डी भरेंगे, लेकिन वो एक ही सेशन में ग्रेजुएशन भी किए, आईटीआई भी किए। तो वैसी परिस्थिति में मेरा साफ कहना है, लोग कितना भी समझा दें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज बन रखे हैं उस पर, लोग समझा देते हैं कि डिजी लॉकर में आप वो सर्टिफिकेट ही नहीं रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरा साफ कहना है कि गलत गलत होता है। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, अभी आपका आधार को वेरीफाई कर रहा है, डिजी लॉकर की बातें चल रही है। जैसे ही नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एक जगह डालेगा, पूरा जन्म कुंडली आपका एक जगह लाके खड़ा कर देगा। आप किसी भी बोर्ड में कभी भी फॉर्म भरे हो, इसलिए जानबूझ करके परेशान नहीं होना है। अगर ग्रेजुएशन से आपका टकरा रहा है डिग्री, तो ग्रेजुएशन आपको छोड़ देना है। आप 8100 समथिंग पोस्ट त्याग जरूर करेंगे, लेकिन आप एएलपी भर पाएंगे, टेक्नीशियन भर पाएंगे, ग्रुप डी भर पाएंगे और एनटीपीसी +2 लेवल का भी फॉर्म भर पाएंगे। अगर उससे टकरा नहीं रहा है तो, अगर किसी का इंटर से ही टकरा गया तब तो वो +2 लेवल का भी फॉर्म आप ना भरें, थोड़ा सा लोभ में आप ना भरें। बाकी तो आप स्टेट लेवल या दूसरा वैकेंसी भरते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक कल का मामला बता रहे हैं, एक व्यक्ति को नोटिस आया, स्टूडेंट को, जब वो बताए कोर्ट से नोटिस आया था कहीं से, तो दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि हम तक कोई कुछ क्राइम ही नहीं किया, और बस उनका क्राइम यही था कि एग्जाम दिए थे दूसरे के जगह पर। तो हर कुछ जांच होता रहा है, यानी अब हो रहा है, टेक्निकल इतना आगे हो गया है कि समस्या तो हो जा रहा है। आप बच नहीं सकते हैं अभी वर्तमान समय में, इसलिए जितना भी इस तरह का गलत कार्य है उसमें आपकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। नहीं तो रेलवे का स्ट्रिक्ट रूल है कि वो आजीवन आपको डिबार कर देगी, जिंदगी में आप कभी भी रेलवे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा एक बात और गौर करना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कि सर्टिफिकेट में गलतियां हो जाया करती है, इंटर में गलती हो गया, ग्रेजुएशन में गलती हो गया, 10th में गलती हो गया। तो वैसी परिस्थिति में रेलवे का स्पष्ट रूल है, आप नोटिफिकेशन देखेंगे, स्पष्ट रेलवे लिखी है कि अंतिम रूप से 10th यानी मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट में जो वर्णित है उसी को हम मानेंगे, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का मामला हो या फादर्स नेम में गलती का मामला हो। वो जो 10th में आप सर्टिफिकेट में दिया हुआ है अंतिम रूप से वही मान्य होगा। यानी उससे ऊपर के सर्टिफिकेट में गलती हुआ है तो 10th के आधार पर उसको आप बदल लें, ये नहीं कि ऊपर के आधार पर आप 10th का बदलें। इस बात को ध्यान रखना है।
तो एक तो ये इशू हो गया। दूसरा, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी सिग्नेचर जो करते हैं जी। वो रनिंग में कर दे, मतलब कैपिटल में कर देते हैं। तो सिग्नेचर जब भी होना चाहिए तो रनिंग में होना चाहिए, यानी पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। जैसे बाकी नवीन सब- मेरा है तो एन कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। कुमार में के कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना चाहिए। नहीं तो रेलवे स्पष्ट कहती है कि अगर ऐसा आप कैपिटल में कर दिए सिग्नेचर तो हम आपको रेलवे से आपका रिजल्ट हम नहीं देंगे, बाद में भी आपको परेशानी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। तो इन बातों पर ध्यान देना है। अब सर, ये सारे तो बात हो गए। अब मेन दो बात है, रिजल्ट को बहुत प्रभावित करेगा ये जो आप सारा बात बताए, 10-15 पॉइंट बताए। इसके बाद दो विद्यार्थी के मन में होता है, क्योंकि सब लोग साइबर कैफे से आवेदन करते हैं, बोर्ड एक दो गो उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, उसके बाद पोस्ट जो मन करे डाल दें। क्या करना चाहिए, कैसे बोर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए? आप अच्छा क्वेश्चन किए, जी। और उसके पहले आप साइबर कैफे का चर्चा किए, तो जी। हम आपको ये बता देना चाहते हैं और आपके माध्यम से तमाम छात्रों को ये बात बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से अभी 80% स्टूडेंट साइबर कैफे से ही फॉर्म भरते हैं। जी। और साइबर कैफे पे लोड लास्ट मोमेंट में ज्यादा रहता है, आपको भी पता है। तो साइबर कैफे वाले क्या करते हैं कि लोड कम करने के लिए जल्दी सारा कुछ एंट्री करते हैं। स्टूडेंट भी अभी डेट ऑफ बर्थ में गलती कई बार हो जाता है, और इंफॉर्मेशन में गलती आपका भरा जाता है। कितना बार हम देखे कि ओबीसी क्रीमिलेयर के बदले में, नॉन क्रीमिलेयर के बदले में क्रीमिलेयर में टिक लग गया जल्दीबाजी करने के चक्कर में। तो एक तो अधूरा ज्ञान भी वहां रहता है, और दूसरा होता है कि जल्दीबाजी करने के चक्कर में गलती की भी संभावना रहती है। इसलिए तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आपका 10, 20, 50 रुपया ज्यादा ले ले साइबर कैफे वाले, थोड़ा ज्यादा समय आपको लग जाए, लेकिन आप अंतिम रूप से जब फाइनल सबमिट करना है तो उसके पहले एक बार प्रिंट आउट निकलवा लें, एक बार फाइनल करेक्शन आप खुद से कर लें, और तब जाकर के आप उसको सबमिट करवाएं। कुछ भी गलतियां रह गई है वो गलती साइबर कैफे का नहीं माना जाएगा, वो गलती आपका माना जाएगा। और आपका चंद छोटी गलती हो सकता है कितना भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, आपको दौड़ से बाहर कर देगा। साफ। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का क्या महत्व है और बोर्ड का सिलेक्शन का क्या महत्व है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का अपना एक अलग महत्व है। आप देखेंगे कि ग्रेजुएट लेवल में लगभग 5 तरह का पोस्ट दिया हुआ है, 4 तरह का पोस्ट आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल में दिया हुआ है। आप सबसे पहले जो भी छात्र फॉर्म भरेंगे तो वो 5 पोस्ट में उनको प्रेफरेंस देना होगा। तो प्रेफरेंस कैसे देंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ध्यान इस बात का रखना है कि मेडिकली हम किस किस पोस्ट के लिए फिट हैं। पहला आप देखते हैं कि जैसे कि आप गार्ड का देख लें, स्टेशन मास्टर का देख लें, वहां A2 मेडिकल स्टैंडर्ड विजन का होना चाहिए, यानी 6/9 आंख होना चाहिए, आई का विजन। उसके बाद जो टाइपिस्ट वाले पोस्ट हैं उसमें C2 मेडिकल भी चलेगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि ग्लास लगाते हैं और अभी मैक्सिमम छात्र मोबाइल यूज करते हैं। बहुत छात्र को ये पता भी नहीं होता है कि क्या मेरा आंख सही है अथवा आंख में कुछ दिक्कत हो गई है, क्योंकि आप मैक्सिमम मोबाइल यूज करते हैं। इसलिए तमाम छात्रों को सबसे पहले हम एक सजेशन देना चाहेंगे कि फॉर्म भरने से पहले एक बार आंख के डॉक्टर से अपना आंख चेक करवा लें, और उनको ये बोलें कि रेलवे के लिए हमको आंख चेक करवाना है, रेलवे का फॉर्म भरना है, इसलिए हमको A1, A2, B1, B2 इस फॉर्म में हमको समझाएं डॉक्टर से, और उसके बाद देख लें कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कहां तक सूट कर रहा है, और तब जाकर के उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए। मान लीजिए कि आप ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपका उस लाइक विजन ही नहीं है, तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में निश्चित रूप से पीछे आपको रखना ही पड़ेगा। स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको पीछे रखना होगा, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको ऊपर रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर सब पोस्ट के लिए हमारा एलिजिबिलिटी बन रहा है तो वैसी परिस्थिति में फिर हम चुनाव करेंगे कि इसमें सबसे बेहतर पोस्ट किसको माना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो सबसे बेहतर पोस्ट होगा तो उसका कट ऑफ भी सबसे ज्यादा होगा, प्रेफरेंस में मैक्सिमम बच्चे उसको ऊपर रखेंगे। तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का हमेशा से ये मतलब होता है कि पहला पोस्ट से लेके अंतिम पोस्ट तक आपका विचार किया जाएगा, यानी आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिला तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा। अगर उसके बाद वैसा मार्क्स आपको नहीं है, सेकंड पोस्ट के लायक मार्क्स है तो सेकंड पोस्ट मिलेगा,
थर्ड पोस्ट मिलेगा, फोर्थ पोस्ट मिलेगा, फिफ्थ पोस्ट मिलेगा, यानी कि सारे पोस्ट पर आपका विचार किया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसलिए जब भी, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन और सजेशन है कि जब भी पोस्ट प्रेफरेंस सजाएं तो ऊपर से नीचे के क्रम में, यानी जो सबसे बेहतर पोस्ट है उसको ऊपर रखें इस क्रम में। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो सबसे बेहतर पोस्ट लास्ट में अगर आप रख देते हैं और नंबर आपको सबसे बेहतर आ गया तो पता चला कि जो आप फर्स्ट पे रखे हैं वही पोस्ट मिल गया, बाकी पोस्ट आपको मिला ही नहीं, वहीं पे जाकर लॉक हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। और बोर्ड सिलेक्शन, बोर्ड का और पोस्ट प्रेफरेंस में एक बात और कि जैसे आप देखेंगे कि ग्रेजुएट लेवल में भी लगभग 2 पोस्ट और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी 2 पोस्ट या 3 पोस्ट आपका टाइपिंग वाला है। तो अगर आप टाइपिंग जान रहे हैं तो उस पोस्ट को ऊपर रखिए, और नहीं तो अगर लगता है कि अभी तो 3-4 महीने के बाद एग्जाम होना है, इस बीच में हम टाइपिंग कवर कर लेंगे, तब उसको उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस सजाएं। टाइपिंग का ज्ञान अति आवश्यक है और हम तो कहना चाहते हैं कि जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे तैयारी करते हैं, टाइपिंग का ज्ञान होना ही चाहिए। वो कभी ना कभी आपको प्लस कर देगा। ये नहीं कि पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, 1 महीना टाइपिंग का बचा हुआ है तो बाप कर रहे हैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के, बहुत फायदा उससे नहीं होना है। अब रही बात बोर्ड सिलेक्शन की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले आप देख लीजिए कि किस बोर्ड में वैकेंसी कितनी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी किस बोर्ड में कितनी आई है। तो एक तो उसको आप बेस बना सकते हैं। अगर हमारा तैयारी बहुत बेहतर है तो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमको आरआरबी बंगलोर भरना है, आरआरबी त्रिवेंद्रम भरना है, अगर हम बिहार के रहने वाले हैं तो पटना या मुजफ्फरपुर ही भरेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी पर, क्योंकि बोर्ड सिलेक्शन का मतलब ही होता है कि पहला जो छात्र करते हैं कि हमको भीड़ से बचना है, क्योंकि अगर आप भीड़ से बच पाए तो स्वाभाविक रूप से उस हिसाब से आपका कट ऑफ प्रभावित होगा। इसलिए सबसे अहम बोर्ड सिलेक्शन ही है। इसलिए पर्सन टू पर्सन अपने हिसाब से पहले देख लें कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसियां हैं और स्टूडेंट किस ओर मूव कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी होता है, मान लीजिए 1 महीने का समय अगर है फॉर्म भरने का, तो निश्चित रूप से 10 दिन 15 दिन वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि स्टूडेंट का मूव किस बोर्ड की तरफ ज्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा हम भीड़ से बचने का प्रयास करेंगे। इसलिए लास्ट मोमेंट में मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जहां ज्यादा वैकेंसी है, भीड़ भी जनरली देखा गया है कि वहां ज्यादा होगा, और जहां मिनिमम वैकेंसी है वहां आपका लड़ने के लिए ही कुछ नहीं बच पाता है। इसलिए बीच का बोर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है बोर्ड का सिलेक्शन, कि बीच का भी बोर्ड अब मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट करने लगेंगे तब तो फिर आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो ये चंद बातें हैं। अब रही बात थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की भी बात हो जाए सिलेबस पर। जैसे इसमें मेन 3 चीज है, मैथ है, रीजनिंग है और इसके बाद जीएस है। बोर्ड में एक और सवाल है, करेंगे अंत में। सीबीटी 1 में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन जीएस सेक्शन से। तो सिलेबस आपका पूरी तरीके से बोर्ड दी हुई है। तो सिलेबस एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, और बेहतर माध्यम यही होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप जाइए। जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, उसके क्वेश्चन का लेवल देख करके उस हिसाब से खुद को आप तैयार करें। सिलेबस तो प्रायोरिटी में आपका होना ही चाहिए। पहले एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स आप लगातार आप बनाइए, चैप्टर वाइज बनाइए, सीटिंग बाय सीटिंग बनाइए, प्रैक्टिस वर्कबुक बनाइए। ये सारा मोड आप बेहतर कर सकते हैं। तो एक बात और है कि जैसे प्लेटफॉर्म की जहां तक बात है, एक भारत का सबसे सस्ता बैच, भारत का सबसे सस्ता बैच प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 499 रुपये में पूरा एनटीपीसी और ग्रुप डी का बैच दोनों मिला करके 23 तारीख से हम देने वाले हैं, 23 सितंबर से। तो आज तो अपलोड ही करेंगे, मे भी देर रात तक उस बैच को हम लॉन्च कर सकते हैं या कल लॉन्च करेंगे। तो 499 में पूरा आप मैथ पढ़ेंगे, पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे, पूरा जीएस सेक्शन 6-7 टीचर मिल करके पूरा पढ़ाएंगे, यानी 9 से 10 टीचर मिल करके पूरा 4 महीने तक आपके सिलेबस को पढ़ाएंगे मात्र 499 रुपये में। आप समझ जाइए कि इससे सस्ता संभव नहीं है। और जिन स्टूडेंट का पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है उनके लिए ऑलरेडी 299 में 4000 प्लस क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन का हमने दे रखा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। उसमें 1000 क्वेश्चन मैथ का, 1000 क्वेश्चन रीजनिंग का और 1000 साइंस का, 1000 आर्ट्स का,
पूरा सेलेक्टिव, प्रीवियस ईयर में सेलेक्टिव क्वेश्चन टाइप बाय टाइप उसमें हमने दे रखा है मात्र 299 में। तो ये दोनों कोर्स अगर बच्चे आप देख पाते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ नहीं है। और 23 तारीख से ऑफलाइन मोड में भी बैच स्टार्ट। सर बुक को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी उस बार आप पूछे थे तो सबसे बेस्ट बुक बता रहे थे। बुक में एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए क्या क्या जैसे कि कई तरह के इसमें बुक आपको आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक आती है, एक तो आपको 2019 का क्वेश्चन बैंक मिलेगा एनटीपीसी का कंप्लीट, उस हर स्टूडेंट के पास रहना चाहिए। उसमें भी आप देखेंगे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई वगैरह को मिला करके एक चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्वेश्चन बैंक अलग अलग निकाला है प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से। मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, जनरल जीएस सेक्शन आर्ट्स का अलग। अगर इस चारों बुक को बच्चे आसानी से बना लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन का टाइप इससे बाहर जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस वर्क बुक सब तो है ही। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप लगातार स्टडी करें, बनाएं। मटेरियल या कंटेंट की कभी भी आपको प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन कमी नहीं होने दी है और आगे भी नहीं कमी होने देगी और बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। सर लास्ट प्रश्न था, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं यदि वो बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं तो अपना भी देखेंगे सीट और जनरल का भी देखेंगे? निश्चित रूप से इस बात को ध्यान देना। अच्छा बात आप याद दिलाए कि अगर आप बोर्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस तरह के बोर्ड का आप सिलेक्शन करें जहां आपके कैटेगरी में भी सीट होना चाहिए। यूआर तो रहेगा ही रहेगा। कई बार क्या होता है कि ओवरऑल सीट देख लेते हैं और अपना ही कैटेगरी का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर CBT 1 में कम मार्क्स आया तो पता चलेगा कि अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं रहेगा तो आप बेहतर फाइट नहीं कर सकते। सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर CBT 1 CBT 2 थोड़ा सा इसको बताइए। जैसे कि इस बात को समझना है कि CBT 1 का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। CBT 1 का अगर 11,000 पोस्ट 11,558 वैकेंसी है तो आप समझ लीजिए कि 2.25 लाख रिजल्ट पीटी का दिया जाएगा। और मेंस में आपका जिस पोस्ट पर साइको देना है, जिस पोस्ट का टाइपिंग है, उसका 8 गुना रिजल्ट मेंस के बाद CBT 2 के बाद दिया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन आपका CBT 1 में होता है, CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उसका चंद सीटिंग में वो एग्जाम ले लिया जाता है, इसलिए उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। CBT 1 का अभी तक नॉर्मलाइजेशन होता रहा है। अब इस बार के वैकेंसी में थोड़ा स्टडी कर लेना है कि इस बार क्या करती है। सर क्या सुझाव दीजिएगा विद्यार्थी को जिनका सब कुछ तैयारी है, सब कुछ है, कितना बना रहे हैं, तो और क्या एफर्ट करें? विद्यार्थी को हम यही सुझाव देना चाहते हैं, वो तकलीफ में है। तकलीफ इस बात का उनको लग रहा है कि मात्र 11,558 वैकेंसी है, जबकि 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो इसको लेके दुखी है। तो मेरा कहना यह है, हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि बहुत चीजें आपके हाथों में नहीं है। आपका मेहनत करना आपके हाथ में है। आप अधिक से अधिक मेहनत करिए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए। अगर सीट इंक्रीज होने वाली होगी जिस तरीके से LP टेक्नीशियन में हुआ तो आगे चल करके आपको पता चलेगा। लेकिन अभी जितनी वैकेंसी आई है उसी पे जम के मेहनत करना है, कस के मेहनत करना है। लगभग 4 महीने का समय आपके पास रहेगा और इस 4 महीने में इतनी बेहतर तैयारी कर लेनी है कि इसी में हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट दे के रहेंगे, ऐसा प्रण करके चलना है। और रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं एक रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए घबराहट से कुछ नहीं होना है, मेहनत खुद का बढ़ाना है। सर लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्या जिस तरीका से एनटीपीसी जिस तरीका से LP में सीट बढ़ा उसके बाद टेक्नीशियन में इसी तरीका से बढ़ गया बिना कुछ किए हुए, क्या इसमें उम्मीद करें विद्यार्थी की बढ़ जाएगा? उम्मीद तो है, क्योंकि आप एक नोटिस वायरल देखे होंगे लगभग 19,000 समथिंग वैकेंसी की। तो इसी तरीके से पहले भी LP के संदर्भ में इस तरह का नोटिफिकेशन वायरल हुआ था। तो कहीं ना कहीं मे भी कि इस तरह का पर्दे के पीछे से कुछ चल रहा हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसका हकीकत पता चल पाएगा। अभी कहना मुश्किल है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, चूंकि आवेदन करना है और आवेदन में यदि आप गलती कर देते हैं, आप टॉपर भी बन जाते हैं तो भी छट जाइएगा। तो आपका 50% सिलेक्शन केवल आवेदन करने से है। यदि आप आवेदन सही से करते हैं तो समझिए आपका 50% काम हो गया। तो इसके बावजूद किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।